उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। सदन कुछ देर के लिए स्थगित भी करना पड़ा। विधायक वेल में आके प्रदर्शन भी किए। वहीं समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव जीत चुकी और अब उनकी अलग राह है। पल्लवी पटेल सदन के बाहर आके लगातार धरना भी दी। उनका कहना था कि सरकार हमारी बातों को अनसुना कर रही है। कल अनुपूरक बजट आने वाला है। हालांकि संपूरक बजट पे भी विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहा है। उनका कहना है कि जो भी पहले से बजट था सरकार उसको खर्च नहीं कर पा रही है। आज विधायक चौधरी चरण सिंह की मूर्ति के सामने प्रदर्शन भी किए और प्रदर्शन बता दिया था कि दिन में सदन में होने वाला क्या है। उम्मीद की जा रही है कि कुछ दिन तक चलने वाले सदन में लगातार विपक्ष ऐसे ही सवाल खड़ा करता रहेगा। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है। संभल के अंदर 209 हिंदुओं की, और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी दो शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। और इससे सदन में तानातानी बनी रहेगी। सहयोगी शहनवाज खान के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से नागपुर में शुरू हो गया है। पहले दिन ही विपक्ष ने ईवीएम के मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा किया और विधानसभा की सीढ़ियों पर बैठकर ईवीएम के खिलाफ नारेबाजी की। सरकार इस शीतकालीन सत्र में 20 बिल सदन में पेश करने वाली है। हालांकि जिस तरीके से विपक्ष आक्रामक है उससे लगता है कि सरकार को विपक्ष विधानसभा के भीतर भी उसी तरीके से घेरने की कोशिश करेगा। लेकिन विपक्ष की संख्या कम है और सरकार जिस तरीके से काम कर रही है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में सरकार के सभी 20 बिल इस सत्र में मंजूर किए जा सकते हैं। हालांकि विपक्ष का नेता अब तक विधानसभा के भीतर नहीं बना है, जिसको लेकर महाविकास अघाड़ी के भीतर भी मंथन शुरू हो चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन 5 दिवसीय सत्र की आज से शुरुआत हुई। सदन पहले ही दिन हंगामेदार रहा, जहां विपक्ष के साथ साथ अपनों ने भी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विपक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने किसानों के खाद की कमी का मुद्दा सदन में जोर शोर से उठाया और सदन के बाहर भी नारेबाजी की। वहीं अगर सरकार की बात करें तो खुद के सत्ता पक्ष के विधायक जो पूर्व मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह ने, उन्होंने निजी स्कूलों में मनमानी का मुद्दा ध्यानाकर्षण के द्वारा उठाया और आरोप लगाया कि निजी स्कूलों में यौन शोषण और अनियमितताएं, तमाम सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनको लेकर सरकार से एक नीति बनाने की तक मांग की। वहीं सरकार ने इस पर आश्वासन दिया है कि सरकार हर विषय पर चिंता कर रही है और निजी स्कूलों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई भी हो रही है। जो नियम का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हालांकि भूपेंद्र सिंह ने जोर शोर से ये मुद्दा उठाते हुए सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और ऐसे में जब विपक्ष सरकार पर हमलावर है, ऐसे में जब अपने ही विधायक भी सरकार पर हमलावर होंगे, तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आगामी समय में सदन में किस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक सरकार को घेरते हैं। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज आगाज हो गया। आज पहले ही दिन वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया वर्ष 2024 और 25 के लिए, क्योंकि सरकार को कामकाज चलाने के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है। तो हर सेशन में अनुपूरक बजट आता ही है और संभावना थी कि इस सेशन में भी आएगा। तो आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया है। इसके अलावा 4 विधेयक पटल पर रखे गए हैं। प्रश्नों की आज बहुत सारी बौछार हुई। प्रश्नकाल जो है वो बहुत हंगामेदार भी रहा और बहुत सारे सवाल पूछे गए। 76 तारांकित और 108 अतारांकित प्रश्न आज विधानसभा के पहले दिन लगे थे। इसके अलावा 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लाए गए। एक जो प्रस्ताव था वो नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की तरफ से लाया गया था।
तो ये इस तरह की सदन की पूरी कार्रवाई आज चली है शीतकालीन सत्र के पहले दिन की, और ये 20 दिसंबर तक चलना है सेशन। 4 बैठकें होंगी, जिसमें आज पहली बैठक हो गई सेशन में। तो ये आगाज हो गया है शीतकालीन सत्र का। एक बहुत छोटा सत्र है, लेकिन बहुत सारे इसमें सरकार के कामकाज भी हैं और बहुत सारे विपक्ष के सवाल भी हैं जो आने वाले दिनों में पूछे जाएंगे। लगातार ये कार्रवाई हमको देखने को मिलेगी। तो आज का जो सत्र का पहला दिन था वो काफ़ी सारे सवालों के साथ द्वितीय अनुपूरक बजट के पेश करने के साथ संपन्न हुआ। कैमरामैन अशोक के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस, रायपुर। आज इंदौर में कई सारे बेरोजगार छात्र छात्राओं ने आंदोलन किया। दरअसल पिछले दिनों उन्होंने वन रक्षक, जेल प्रहरी और सब इंस्पेक्टर की परीक्षा दी थी, जिसका परिणाम आने पर उन्होंने इस तरह का प्रदर्शन किया, क्योंकि परिणाम में कुछ छात्रों को तो 100 में से 101.6 नंबर तक आए हैं। आंदोलन कर रहे छात्र छात्राओं का आरोप है कि परीक्षा परिणाम में फर्जीवाड़ा हुआ है और रुपयों के लेन देन के आधार पर लोगों को ज़्यादा नंबर दे दिए गए हैं। साथ ही नॉर्मलाइज करने के नाम पर भी उनके अंक कम कर दिए गए हैं। छात्र छात्राओं का कहना है कि 7 लाख से ज़्यादा बच्चे इससे प्रभावित हुए हैं और यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में एक बड़ा प्रदर्शन भी किया जाएगा। अब सवाल उठता है कि यदि योग्य छात्र छात्राओं का सिलेक्शन नहीं होता है और पैसों के दम पे अयोग्य छात्र छात्राओं को सरकारी नौकरी रखी जाएगी तो सरकार का तंत्र मजबूत होने की बजाय कमज़ोर होगा। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। JSSC CGL परीक्षा में गड़बड़ी और उन गड़बड़ियों को लेकर परीक्षा रद्द करने की मांग पर छात्र लगातार झारखंड में अड़े हुए हैं। सोमवार को इसी के तहत छात्रों ने ये ऐलान किया था कि JSSC का जो कार्यालय मुख्यालय है उसका घेराव किया जाएगा, इसलिए क्योंकि JSSC परीक्षा जिसने पास की है उनके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने का काम आज से JSSC ने शुरू किया। ये जो रास्ता है ये JSSC जाता है और छात्रों के ऐलान को देखते हुए साफ तौर पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। जो भी रास्ता इस JSSC के मुख्यालय को आता है तमाम रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई थी। पुलिस के बड़े आला पदाधिकारी जो हैं वो कल से ही लगातार निगरानी रखे हुए थे। आंदोलन करने वाले छात्रों को लगातार डिटेन किया जा रहा था, लेकिन इन सबों के बावजूद सुबह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम भी चलता रहा। और ये जो सड़क है, सबसे पहले ये सड़क जो है आगे सदाबहार चौक पर जाती है, जिसके बाद नामकुम बाजार है। लेकिन कुछ छात्र, तमाम सुरक्षा बलों के रहते हुए कुछ छात्र, तकरीबन 100 की संख्या में छात्र नामकुम बाजार मैदान में पहुंचे और वहां से जैसे ही आगे बढ़े पुलिस ने उन पर हल्का बल प्रयोग किया। लाठी चार्ज हुई और लाठी चार्ज में देवेंद्र महतो जो कि छात्र नेता हैं उनके साथ कई और छात्र घायल भी हुए। कुल मिलाकर इस परीक्षा को लेकर जो राजनीति चुनाव से पहले शुरू हुई थी उस राजनीति का आज कहीं ना कहीं वो राजनीति आज परवान चढ़ती हुई दिखाई दी। अब आगे इस मामले में लगातार आंदोलन कर रहे छात्रों का रुख क्या होता है ये एक बड़ी बात होगी, क्योंकि लगातार विरोधी दल जो भी बीजेपी या अन्य विरोधी दल जो है वो लगातार छात्रों को इस बात पर समर्थन भी दे रहे हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में देर रात एक महिला के संग घटना घटी थी और इस घटना में उस महिला को अपनी जान दे करके कीमत चुकानी पड़ी थी। और इस घटना को, इस मार्मिक घटना को निर्भया कांड के नाम से जाना गया, जिसमें उस महिला के संग देर रात अभद्रता किया गया था, गैंग रेप किया गया था और उसमें उस महिला की मौत हो गई थी। आज उस महिला के याद में, उस निर्भया कांड को याद करते हुए वाराणसी में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने आज वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री घाट से एक मशाल जुलूस निकाला तथा इसको विभिन्न क्षेत्रों से गुजारते हुए पुनः वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री घाट पर समापन किया। इस दौरान महिलाओं, सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने मशाल जुलूस ले करके जहां चलते हुए उस निर्भया कांड को याद करते हुए जिला प्रशासन तथा देश के शासन प्रशासन को आगाज किया कि आने वाले समयों में महिलाओं के संग किसी प्रकार की कोई असुरक्षा की भावना न रहे, इसके लिए एक ठोस कदम उठाने की जरूरत है। साथ ही
वाराणसी में अपनी सड़कें, अपनी रातों का संदेश देते हुए उनका कहना था कि दिन में जहां महिलाएं सुरक्षित रहती हैं, सुरक्षित मानती हैं, वहीं रातों को भी वह सुरक्षित समझे तथा जिला प्रशासन या फिर आम जनमानस महिलाओं के सम्मान में उनकी सुरक्षा के लिए कार्य करे। कैमरा पर्सन अभिनव वर्मा के संग विमलेंद्र राय, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी। 13 दिसंबर को हुए 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के बिहार के पटना में बवाल मचा था, जिसमें चंद्रशेखर जो डीएम है पटना के, उन्होंने एक छात्र के ऊपर हाथ भी उठाया था, थप्पड़ मारा था। इसको लेकर के भी काफ़ी बवाल मचा, लेकिन इस पर राजनीति अभी बंद नहीं हुई है। एक तरफ जहां आरजेडी इसको सरकार की नाकामी बता रही है, तो दूसरी तरफ जदयू की बात करें, जदयू के प्रवक्ता है निखिल मंडल, वो लगातार तेजस्वी यादव के ऊपर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जो है छात्रों को उस्काने का काम किया है। ये साजिश बताई जा रही है कि विपक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव और छात्रों को भड़काने का साजिश आरजेडी के तरफ से किया गया था और इसका जवाब तेजस्वी यादव को देना चाहिए। वहीं आरजेडी के तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस परीक्षा के तहत और डीएम का थप्पड़ साबित करता है कि सरकार जो है नाकाम है अपने काम में। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। दिल्ली विधानसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है, हर पार्टी जीत का दावा कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी ने अपने सभी 70 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। कांग्रेस ने भी अपने 21 प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुकी है, पर भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपना पत्ता नहीं खोला है। उनका कहना है कि हमारी पार्टी तानाशाहों की पार्टी नहीं है, हमारा एक संगठन है और संगठन में कई क्रम में प्रत्याशियों का चयन होता है और आला कमान उस पर अंतिम फैसला लेता है। और जीतने वाले लोग सोच समझ के फैसला लेते हैं और जिनको दिख रहा है कि सत्ता जाने वाली है, उनको अपने गेम सेट करने हैं, अपने लोग सेट करने हैं, टिकटों की लेनदारी करनी है, वो करके बैठ गए हैं साइड में। लेकिन चुनाव तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है और भारतीय जनता पार्टी इस बार दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। यहाँ की जो ऊर्जा है इस कार्यालय की और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, वो आप देख ही सकते हैं और मुझे लगता है विलंब नहीं है, बिल्कुल टाइमली सटीक निशाने पे तीर लगने जा रहा है। इस बार भगवा लहराएगा। देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों की सूची कब जारी करती है, क्योंकि एक तरह से चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कैमरामैन पवन के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान में इस महीने का ये दूसरा दौरा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान की राजधानी जयपुर आएंगे। जयपुर के पास एक गांव है दादिया, वहां उनकी जनसभा होगी। दूसरा दौरा इस महीने में प्रधानमंत्री का राजस्थान में है और वाकई ये अहम भी होने वाला है। इससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राइजनिंग राजस्थान कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए आए थे, तो भजनलाल जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, वो इस बात को बल देते हुए जनता के बीच में भी उन्होंने मंच से भी संबोधन के तहत ये कहा कि राजस्थान विकास के क्रम में अब आगे बढ़ रहा है। चूंकि 1 साल राजस्थान में बीजेपी के कार्यकाल को हो गया और इसी उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम रखा गया उसमें शिरकत कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और बताया ये भी जा रहा है ईआरसीपी का मुद्दा जो पिछले कई दिनों से एक राजनीतिक मुद्दा बना हुआ था, कांग्रेस ने भी विधानसभा चुनावों में इस मुद्दे को खूब राजनीतिक तरीके से भूना, लेकिन अब उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमली जामा पहनाएंगे, उसे जनता के बीच लेके जाएंगे। ईआरसीपी का जो परियोजना है उससे राजस्थान के 21 जिलों को जल संकट से उभारेंगे, यानी कि जल वहां पहुंचाएंगे जहां राजस्थान के पूर्वी हिस्से को चंबल, पार्वती और वहां की जितनी नदियां हैं उनसे भी जोड़ा जाएगा। लेकिन अब ये देखना होगा, क्योंकि बीजेपी के कार्यकाल को राजस्थान में 1 साल हो गया है। भजनलाल सरकार दावा भी कर रही है कि 4 साल में राजस्थान को विकसित राजस्थान की तस्वीर में तब्दील करेंगे भजनलाल राजस्थान के मुख्यमंत्री, और इसके अलावा विकसित राजस्थान को पूरे देश में एक अलग तस्वीर, एक अलग रंग के साथ पेश करेंगे। कैमरा पर्सन कमलेश भाटी के साथ सपना शर्मा, भारत एक्सप्रेस, जयपुर। मस्जिद में जय श्री राम का नारा लगाना अपराध है या नहीं, इसको लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर
राज्य को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि राज्य सरकार को याचिका की कॉपी मुहैया कराई जाए। 2 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। यह याचिका हैदर अली ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। हैदर अली ने कहा है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है वह गलत है, क्योंकि इस मामले में अभी जांच चल रही थी, जांच पूरी नहीं हुई थी और कई ऐसे तथ्य हैं जिसको सामने नहीं रखा गया था। इसलिए कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को रद्द किया जाना चाहिए। कर्नाटक हाईकोर्ट ने उन 2 लड़कों को बरी करने का आदेश दिया और उन पर से मुकदमे को रद्द कर दिया जिन पर आरोप था कि उन्होंने मस्जिद के अंदर जाकर जय श्री राम का नारे लगाए थे। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि जय श्री राम का नारा लगाना कोई अपराध नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि केस को आगे ले जाना उचित नहीं लगता है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई चिल्लाता है या बोलता है तो यह अपराध कैसे हो सकता है। अब देखना होगा जब 2 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा तो सुनवाई के बाद आगे क्या कुछ आदेश देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ गोपाल कृष्ण। तानसेन समारोह का चल रहा जन शताब्दी वर्ष को लेकर आज से शुरू हुए तानसेन समारोह को मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा आज से शुभारंभ किया गया है, जो कि आज से 19 दिसंबर तक इस तानसेन समारोह का आयोजन होगा। इस दौरान इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर सहित संस्कृति विभाग के मंत्री एवं मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा जो ग्वालियर की संस्कारधानी है उसका इतिहास रहा है, जिस तरह से तानसेन समारोह का आयोजन होता है उससे कहीं ना कहीं जो संगीतकार हैं उनमें उत्साह आता है और कई तरह से जो विदेशी लोग हैं, जो विदेशी संगीतकार हैं, वो भी इसमें पहुंचते हैं और अपनी जो उनकी गायक है उसका वो पूर्ण रूप से अपना योगदान देते हैं। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभी ग्वालियर वासियों सहित देशवासियों को इस तानसेन समारोह की भी शुभकामना दी। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर।